अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बल्कि अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। आजकल कुछ तबीयत नासाज है, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहतमंद खुशहाली वाली ज़िंदगी दे और हमारे कामों में आसानियाँ फरमाए। इससे पहले हम आज की पहली कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आपने अभी तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। मेरा नाम यामीन है और ये कहानी सन 2000-2001 की कहानी है। ये उस दौर की कहानी है जब मैं अपनी नानी के घर रुकने के लिए गुलशन मेमार में अक्सर जाया करता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जो एज थी वो 13 या 14 साल के दरमियान थी और ये जो उम्र हुआ करती है इस उम्र में आपको सारी बातें याद रहा करती हैं। अगर आप अब से 25 साल पुरानी बात करें और गुलशन मेमार का जिक्र करें तो जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं उनको अंदाज़ा होगा कि उस दौर में वहाँ पे आबादी ना होने के बराबर थी। जितनी आबादी और जितनी सोसाइटीज़ आज के दौर में वहाँ पे मौजूद हैं, उस दौर में ना ही इतनी सोसाइटीज़ थी और ना ही इतने घर आबाद हुआ करते थे। हाँ, कुछ सोसाइटीज़ थी, वहाँ पे भी अंदर कुछ बंगले खाली थे जबकि कुछ बंगलों पे तामीरात की गई थी। ऐसे ही हमारी नानी का एक बंगला था जिस बंगले में ये रहा करती थी। इनके बंगले के सामने एक छोटा सा पार्क नुमा या गार्डन नुमा एरिया मौजूद था और वहाँ पे बच्चों के लिए झूले और स्लाइड लगाई गई थी। अब क्योंकि हम लोग नानी के घर जब रुकने जाया करते थे तो आमतौर पे 12-1 बजे तक जागना हमारे लिए ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब हम सारे बच्चे वगैरह खेल चुके, खेलने के बाद बारी बारी जब सब जाके लेटने लगे तो कुछ अजीब सी बेचैनी थी कि लाख कोशिश के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही थी। और ऐसा ही हुआ कि एक एक करके बिलाखिर ये जितने भी लोग थे सारे के सारे सो चुके थे और मैं अकेला इस पूरे रूम के अंदर जाग रहा था। और अजीब बात ये थी कि जैसे ही कुछ मज़ीद टाइम गुजरा तो मुझे महसूस हो रहा था जैसे सामने की तरफ से, यानी जहाँ पे गार्डन मौजूद है, किसी जंजीर की या इस तरह की आवाज़ आ रही है, जैसे किसी ने चेन पहन रखी हो या किसी को चेन के ज़रिए बांधा गया हो और वो घसीटता हुआ या चलने की कोशिश कर रहा हो। काफ़ी देर तक जब मुझे आवाज़ आती चली गई तो मैंने सोचा कि ज़रा खिड़की से बाहर झांकते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन है जो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा है या कौन है जिसको जंजीरों के अंदर जकड़ दिया गया है। खैर, मैं जब खिड़की के पास आया और आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने खिड़की खोली तो खिड़की खोलते ही एकदम से हवा का झोंका कमरे के अंदर दाखिल हुआ। यह जो हवा थी ये कुछ मामूल से ज़्यादा सर्द थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कहीं बर्फ़ खाने में या बर्फ़ के दरमियान ला के खड़ा कर दिया गया हो। खैर, इसी दौरानी में जबकि मैंने खिड़की खोली तो मेरी नज़र एतराफ़ में आगे पीछे सब जगह पड़ी, लेकिन इत्तेफाक से ना ही कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंसान मुझे नज़र आया कि जिसके पास से चेन की या इस तरह की आवाज़ सुनाई दे रही हो। अभी जबकि मैं आगे पीछे का जायज़ा ले रहा था और इधर उधर देख रहा था, जब मेरी नज़र उस स्लाइड के ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि इस स्लाइड के टॉप पे, यानी जहाँ से अक्सर बच्चे बैठने के बाद नीचे स्लिप करके आया करते हैं, वहाँ पे कोई बैठा हुआ है। और हैरान कुन बात ये थी कि जो भी उस स्लाइड पे या उस जगह बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने लाल कलर का लिबास पहन रखा है। बज़ाहिर देखने से ये हुलियत से वो एक औरत मालूम हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे जो भी औरत है वो शायद किसी गम का शिकार है या मुसलसल रोती चली जा रही है। उसने मुसलसल अपने मुंह को अपने पाँव के दरमियान या अपने घुटनों के दरमियान छुपा रखा था और अपने मुंह को अपने हाथों की मदद से भी ढांपने या कवर करने के बाद वो मुसलसल रो रही थी। अजीब बात ये थी कि उस औरत के जो हाथ थे, उन हाथों पे जो उंगलियां मौजूद थीं, हालांकि मैं डिस्टेंस पे मौजूद था, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लंबी लंबी, बहुत ही बारीक सी उंगलियां हैं और उन उंगलियों पे बहुत ज़्यादा शार्प नाखून मौजूद हैं। अभी जबकि मैं उस औरत के वजूद पे मज़ीद गौर कर रहा था, जब आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी नज़र उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी तो उसके जो पैर थे, एक तो वो मामूल से ज़्यादा लंबे थे, यानी बावजूद इसके कि उसने अपने पैरों के दरमियान अपने मुंह को छुपा रखा था, उसके बावजूद उसके पैर बाकायदा स्लाइड पे कुछ इस तरह से लटके हुए थे जैसे कि उनकी लंबाई आम आदमी से दुगनी हो।
बहरहाल इसी दौरानी में जब मेरी नज़र स्पेसिफिकली उस औरत के पाँव या पंजों की तरफ पड़ी तो ऐसा लगा जैसे उसके पाँव ना सिर्फ उल्टे हैं बल्कि वाकई में उसके पैरों पे बेतहाशा बाल दिखाई दे रहे थे। अल्लाह जानता है कि जब मैंने उस औरत पे मुकम्मल तौर पे गौर किया तो मेरे ऊपर ना सिर्फ कपकपी तारी हो चुकी थी बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं वापस पलट के अपने रूम में या अपने कज़न वगैरह के पास जा नहीं पाऊँगा। अल्लाह जानता है कि मैं तकरीबन 15 या 20 सेकंड तक मुसलसल उस औरत के पाँव की तरफ देखता रहा और इसी दौरानी में एकदम से मुझे पीछे की तरफ से मेरी नानी की आवाज़ आना शुरू हुई। जैसे ही मेरी नानी की आवाज़ मेरे कानों में टकराई तो मैंने जब पलट के पीछे की तरफ देखा, मेरी नानी मुझे देखने के बाद गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि इतनी रात में बाहर क्या देख रहे हो। अजीब बात यह थी कि जब मेरी नानी खिड़की के पास आई और जब हम दोनों ने मुश्तरका तौर पे उस गार्डन की तरफ ख़ास तौर पे उस स्लाइड की तरफ देखना शुरू किया तो अब ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे कोई भी मौजूद ही नहीं है। मेरा नाम नौमान है और ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये अब से तकरीबन 75 या 74 साल पुरानी कहानी है और ये तकरीबन 1950 या 1951 की कहानी है। ये कहानी मुझे मेरे जो दादा थे वो सुनाया करते थे। वो बताते थे कि उनका जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ था वो खैबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से गांव से था। अब ये जो गांव था ये पहाड़ियों के करीब मौजूद था और इस गांव के अंदर क्योंकि रोज़गार के इतने ज़्यादा मौके मौजूद नहीं थे तो अक्सर जो लोग हैं वो जैसे जैसे बड़े होते थे वो इस गांव को छोड़ के शहरों का रुख किया करते थे। लेकिन सारे के सारे जो लड़के थे वो शहरों में नहीं जाया करते थे। कुछ इस तरह के लोग थे जो गांव के अंदर रह के मुख्तलिफ तरीके ईजाद किया करते थे। तो वैसे ही जब मेरे ग्रैंडफादर बड़े हुए तो इनके जो पेरेंट्स थे वो इन पे ज़ोर दे रहे थे कि या तो अच्छी तालीम हासिल करो या फिर किसी अच्छी जगह नौकरी करो ताकि हमारे खर्चे में या गुज़रो औकात में आसानी हो सके। ग्रैंडफादर अपने तौर पे अच्छी जॉब तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी बात थी कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत ही सुरीली आवाज़ से नवाजा था। ये जहाँ भी जाते कभी नाते पढ़ के या कभी तराने पढ़ के लोगों को अपना गिरविदा बना लेते और अक्सर जो भी फंक्शन वगैरह होते या जैसे कोई मिलाद वगैरह होता तो हमारे ग्रैंडफादर को मदऊ किया जाता। लोग इनको बुलाते और अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तोहफ़े देते। कुछ लोग इनको कैश भी दिया करते थे। अब जैसे जैसे जो सिलसिला था ये बढ़ता चला जा रहा था तो इनके जो पेरेंट्स थे उनको भी पता था कि अब घर में पैसे आना शुरू हो चुके हैं। तो उन लोगों ने भी इनको कहा कि बजाय इसके कि नौकरी करो, किसी की ग़ुलामी करो, बेहतर ये है कि तुम इसी तरह तराने या नाते वगैरह पढ़ के लोगों का दिल जीतो और हो सकता है तुम्हें कोई अच्छा चांस मिल गया तो तुम बैनुल अक़वामी तौर पे या कम से कम पाकिस्तान में मशहूर हो सको। अब इसी इरादे से इन्होंने ना सिर्फ अपनी कोशिशें डबल कर दी थी बल्कि अक्सर जब मेरे ग्रैंडफादर को टाइम मिलता तो ये जो पहाड़ियाँ मौजूद थी उन पहाड़ियों की चट्टानों पे जाके बैठ जाते और उनके टीलों से टेक लगा के रियाज किया करते। ये कोशिश करते कि इनकी जो आवाज़ है उसमें मज़ीद बेहतरी आ सके और आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी जो आवाज़ थी वो ना सिर्फ बेहतर हो रही थी बल्कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई फंक्शन में इनको इनवाइट किया जाता, जिससे इनकी जो आमदनी थी वो ना सिर्फ डबल होती चली गई बल्कि अब लग रहा था कि इनके हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। खैर किस्सा मुख्तसर, इसी तरह की एक शाम थी और शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था, यानी कि मगरिब होने वाली थी और असर की नमाज हो चुकी थी। ग्रैंडफादर उसी टीले पे उसी जगह टेक लगा के मुसलसल गाने गा रहे थे या अपनी जो भी प्रैक्टिस है उसको अंजाम दे रहे थे। हमारे ग्रैंडफादर बताते हैं कि इनको वहाँ पे बैठे हुए आधा या पौन घंटा गुजरा होगा और मगरिब की अजान होने में मुश्किल से 5 या 10 मिनट बाकी होंगे कि एकदम से इनको ऐसा लगा कि जहाँ पे ये बैठे हुए हैं नीचे की तरफ से यानी पहाड़ों में बिल्कुल डाउन साइड से 2 लंबे लंबे से आदमी हैं जिन्होंने बज़ाहिर सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं।
وہ مسلسل تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ کون آدمی تھے، کہاں سے آ رہے تھے، ان کا کیا کام تھا، اس سب کے بارے میں دادا کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ جیسے جیسے یہ جو آدمی تھے یہ مسلسل دادا کے قریب آ رہے تھے تو اب دادا کو لگ رہا تھا جیسے ان کا جو قد ہے وہ بہت زیادہ بڑا قد ہے۔ عام طور پہ انسانوں کا یا ان کے علاقے کے لوگوں کا اتنا لمبا قد نہیں ہوا کرتا۔ بہرحال جیسے ہی یہ دونوں آدمی دادا کے بالکل قریب پہنچے تو ان دونوں نے باقاعدہ دادا کا نام لے کے ان کو پکارا اور ان کو کہا کہ اگر ہو سکے تو ہمارے ساتھ ایک محفل میں چلو، وہاں جا کے تمہیں کچھ ترانے پڑھنے ہوں گے، اگر وہاں پہ جو بھی لوگ موجود ہیں ان کو تمہاری آواز پسند آتی ہے تو نہ صرف جو تم قیمت مانگو گے وہ قیمت ہم تمہیں دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے جو تم مانگو گے تم سے 2 گنا یا ڈبل تمہیں دیا جائے۔ اب یہ ایک ایسی عجیب سی لالچ تھی کہ جس کو سننے کے بعد ان کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ وہاں جاتا ہوں، وہاں جا کے گانے گا لیتا ہوں یا جو بھی یہ کہہ رہے ہیں پرفارم کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے آج میری قسمت چمک اٹھے اور مجھے بہت اچھے پیسے مل جائیں۔ یہ سننے کے بعد جو گرینڈ فادر تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، تو کہنے لگے کہ بس 10-15 منٹ رک جاؤ، جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جائے گی تو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور پوری رات تمہیں وہاں پہ جا کے ترانے پڑھنے ہوں گے، اور جب فجر ہونے والی ہوگی تو فجر ہونے سے پہلے پہلے تمہیں واپس اسی جگہ یہاں پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اتنی رات میں یہ لوگ لے کے جائیں گے اور صبح فجر کے ٹائم میں واپس چھوڑیں گے۔ اس دورانی میں جو میرے گھر والے ہیں وہ نہ صرف پریشان ہوں گے بلکہ ان کا بھی بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے مجھے بہانے سے یہ کہیں پہ لے کے جائیں اور وہاں جا کے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں۔ اب یہ جو بھی باتیں تھیں یہ گرینڈ فادر کے دل میں چل رہی تھیں اور انہوں نے اب تک ان دونوں آدمیوں سے ان باتوں کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اسی دورانیے میں جو سب سے لمبا آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ گھبراؤ نہیں، نہ تمہارے پیسے کہیں جائیں گے اور نہ ہی تمہاری جان کو کوئی نقصان ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد وہ دونوں جو آدمی تھے انہوں نے میرے دادا کو لیا اور دادا کو لے کے پتہ نہیں کن راستوں پہ چلنے لگے۔ دادا بتاتے ہیں کہ تقریباً آدھے یا پون گھنٹے تک میں ایسے ایسے راستوں سے چلا جن راستوں پہ اس سے پہلے میں کبھی بھی نہیں گزرا تھا۔ خیر آہستہ آہستہ کر کے پہاڑوں سے اترتے اترتے ایک جگہ نظر آنا شروع ہوئی جہاں پہ دور سے ہی روشنیاں نظر آ رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت ساری مشعلیں ہیں جو وہاں پہ جل رہی ہیں۔ خیر جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ کوئی شادی کا پروگرام ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے سارے کے سارے بے تحاشا لمبے تھے، سب کے بہت زیادہ گورے گورے کلر تھے اور کسی بھی طرح یہ جتنے بھی لوگ تھے نہ ہی یہ غریب لگ رہے تھے اور نہ ہی ان کی شکلوں سے لگ رہا تھا جیسے یہ کسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہوں۔ بہرحال میرا جو کام تھا وہ میں نے کرنا شروع کیا اور ایک کے بعد ایک میں ترانے پڑھتا چلا گیا اور بالآخر جب رات کے اندازاً 2 یا 3 بجے تو ان کا جو بھی پروگرام تھا وہ ختم ہوا اور وہی دونوں لوگ جو مجھے یہاں پہ لے کے آئے تھے ان دونوں لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ واپس چلیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ جو بھی معاوضہ تھا نہ ہی مجھے ادا کیا گیا تھا اور نہ ہی لگ رہا تھا یہ لوگ مجھے معاوضہ دینے والے ہیں۔ خیر میں ان کو فالو کر رہا تھا اور جیسے جیسے جن راستوں پہ یہ مجھے لے کے چل رہے تھے میں ویسے ویسے چلتا چلا جا رہا تھا۔ بالآخر ایک اسٹیج ایسی آئی کہ مجھے لگا کہ میں اسی جگہ وہاں پہ آ کے دوبارہ سے کھڑا ہو چکا ہوں جس جگہ سے مجھے لے کے اپنے ساتھ گئے تھے۔ بہرحال جب میں اس جگہ پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد جب میں نے ان سے پوچھا کہ میرا جو بھی معاوضہ ہے وہ مجھے ادا کر دیں تو وہ کہنے لگے کہ اس بارے میں پریشان مت ہو، جب تم اپنے گھر جاؤ گے تو تمہیں تمہارا معاوضہ وہیں پہ ہی مل جائے گا۔ بڑے عجیب لوگ تھے، میں نے پرفارم کر دیا تھا، میں نے ترانے مکمل طور پہ پڑھ دیے تھے تو میرا جو معاوضہ ہے مجھے ہاتھ کے ہاتھ ہی ملنا چاہیے تھا۔ آپ کیونکہ اتنے لمبے چوڑے تھے کہ ان سے بدتمیزی کرنا یا لڑنا میرے اختیار میں نہیں تھا، لہٰذا میں نے صبر کیا اور صبر کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پورے راستے مجھے شدید افسوس ہو رہا تھا
और मैं सोच रहा था कि किस तरह के लोग थे कि मुझे धोखे से अपने साथ लेके गए और मेरा जो भी मुआवजा है वो मुझे नहीं दिया गया। खैर, मैं गम के आलम में, परेशानी की कैफियत में जैसे ही अपने घर पहुंचा, तो घर पहुंचते ही मेरे घर के बिल्कुल बराबर में, यानी जहां पे हमारा दरवाज़ा मौजूद था, उस दरवाजे के बिल्कुल साथ एक बड़ी सी पोटली रखी हुई थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उस बड़ी सी पोटली में अजीब सी रोशनी निकल रही है, या फिर शायद कुछ इस तरह की चीज़ मौजूद है जो मुसलसल चमक रही है। खैर, जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उस पोटली को खोला या उसकी तरफ देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि उस पोटली के अंदर सोने के बहुत सारे सिक्के मौजूद थे और ऐसा लग रहा था ये कोई यहाँ पे रख के चला गया है। काफ़ी देर तक मैं ताज्जुब में रहा और मेरी समझ ही नहीं आया कि बिलाखिर ये जो सोने के सिक्के हैं वो कहाँ से आए हैं। खैर, मैंने वो पोटली उठाई, उस पोटली को लेके सीधा अपने घर आ गया। अब घर आने के बाद जब मैंने अपनी आंखें बंद की और मेरी आंख लगी, तो मैंने ख्वाब में देखा कि वही दो लंबे लंबे से आदमी मेरे सामने मौजूद हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें जो पोटली मिली है, उस पोटली के अंदर जितने भी सिक्के मौजूद हैं, ये सारे के सारे तुम्हारा मुआवजा हैं। ये देखते ही एकदम से मेरी आंख खुल गई और जब मेरी आंख खुली तो ऐसा लग रहा था मेरे अतराफ में कुछ अजीब सी धीमी धीमी सी खुशबू फैली हुई है। आज भी जब हमारी फैमिली में इस वाक़ये को डिस्कस किया जाता है या इसकी मिसाल दी जाती है, तो हमारे घर वाले हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि कभी कभी कुछ नेकियां इस तरह की होती हैं जो आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि आपको किसी भी किस्म का रिटर्न नहीं देने वाली, लेकिन बाद में जब आपको उसका सिला मिलता है तो इस कदर ज़बरदस्त होता है कि आप ना सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बल्कि आप ये मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो होता है और जब होता है ये अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। ये स्टोरी हमें तनवीर साहब ने कराची से शेयर की है। ये बताते हैं कि जो वाक़या है ये अब से तकरीबन 48 ईयर्स पुराना वाक़या है और ये उस दौर की बात है जिस दौर में मलीर के अंदर इतनी आबादी मौजूद नहीं थी। इनकी एक फुप्पो थी जिनकी ना ही कोई औलाद थी और उनके शौहर का भी इंतकाल हो चुका था। ये बताते हैं कि एक रात हमें पता चला कि जो हमारी फुप्पो हैं उनकी एकदम से तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई है। अब जैसे ही इनको पता चला तो इन्होंने, जाहिर सी बात है इनकी फुप्पो थी, फ़ौरन से अस्पताल पहुंचना बेहतर समझा। अब ये जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स थे वो ये बता रहे थे कि इनकी तबीयत नासाज है, हो सकता है कि इनको 2 दिन या 3 दिन अस्पताल के अंदर एडमिट होना पड़े। अच्छा, अजीब बात ये थी कि ये जो अस्पताल था ये मलीर के अंदर ही मौजूद था और आज भी ये किसी और नाम से उसी एरिया में उसी जगह मौजूद है। अब क्योंकि जो फुप्पो हैं उनका कोई बेटा वगैरह नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि जो भी 1 या 2 दिन यहाँ पे रुकना होगा, ये रात में यहाँ पे स्टे करेंगे और दिन के औकात में इनकी बहन या इनका कोई और घर वाला फुप्पो के साथ रुक जाया करेगा। जैसे कि आम तौर पे हमारे घर में या हमारी सोसाइटी में हुआ करता है कि लोग अपने तौर पे एक दूसरे की मदद किया करते हैं। एक और बात थी कि ये जो अस्पताल था, जिस ज़माने में इसकी तामीरात की गई थी, ये वो वक्त था जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था, तो उसके कुछ अरसे के बाद ही इस अस्पताल की तामीरात शुरू की गई थी। कहा जाता है कि जब इस अस्पताल को तामीर किया जा रहा था तो यहाँ पे एक छोटा सा कब्रिस्तान मौजूद था और इस कब्रिस्तान को डिमोलिश किया गया था और कब्रिस्तान को डिमोलिश करने के बाद उसकी तामीरात का आगाज़ किया गया था। हालांकि अतराफ़ में जो भी मसाजिद थी या जो भी इस्लामिक लोग थे, उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया था और उन्होंने यहाँ की जो भी मैनेजमेंट थी उनको मना किया था कि यहाँ पे अस्पताल तामीर करने से बेहतर है कि आप किसी और जगह ज़मीन लेके अस्पताल की तामीर करें। लेकिन जो साहब अस्पताल बनवा रहे थे, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात थे, तो उन्होंने कैसे भी करके एनजीओ के नाम पे इस ज़मीन पे अस्पताल तामीर करवा दिया था। खैर, किस्सा मुख्तसर ये बताते हैं कि जो फुप्पो अस्पताल में एडमिट थी,
तो पहली रात थी और मैं अस्पताल में रुका हुआ था। रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जो फुप्पो है उनकी आंख लग चुकी थी। अगर आप उस दौर की भी बात करें तो उस दौर में भी ऐसा ही था कि आप सिगरेट वगैरह पीने से घर वालों के सामने, ख़ास तौर पे फुप्पो के सामने अवॉइड किया करते थे। अब क्योंकि मुझे उस दौर में भी सिगरेट की आदत थी, तो मैंने जैसे ही फुप्पो की आंख लगी तो बाहर निकलना और सिगरेट पीना बेहतर समझा। अब सिगरेट मेरे हाथ में मौजूद थी। मैं सिगरेट जला के कश लगा रहा था और ऐसे ही टहलता टहलता अस्पताल के जो पीछे का एरिया था उस तरफ चलता चला आया। अब जब मैं उस पीछे वाले एरिया में आया तो वहाँ पे दूर दूर तक झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ मौजूद थी, लेकिन कोने पे यानी जहाँ पे अस्पताल इख्तिताम हो रहा था एक छोटी सी बेंच लगी हुई थी और उस बेंच के बिल्कुल बराबर में एक सरकारी लाइट लगी हुई थी। हल्की हल्की सी रोशनी थी जो उस बेंच के ऊपर पड़ रही थी और इस रोशनी से ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बेंच के ऊपर कोई बैठा हुआ है। अब पहले मुझे लगा कि शायद उस बेंच के ऊपर कोई औरत बैठी हुई है, लिहाजा मैंने उस तरफ जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मेरा ख्याल था कि हो सकता है कि जो भी ऑफिस स्टाफ है या जो भी अस्पताल का अमला है उनमें से ही कोई औरत हो या उनकी फैमिली की कोई औरत वहाँ पे बैठी हुई हो। लेकिन कुछ देर तक जब मैं मुसलसल वहाँ पे खड़ा हुआ सिगरेट पीता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे लगना शुरू हुआ कि जो भी औरत उस बेंच के ऊपर बैठी हुई है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे उसने लाल कलर का लिबास पहन रखा है और वो दुल्हन के लिबास में तैयार होके उस बेंच के ऊपर बैठी हुई है। अब जब मुझे लगा कि वहाँ पे बाकायदा एक दुल्हन बैठी हुई है तो मैंने जानते हुए या अनजाने में उस तरफ चलना शुरू कर दिया। कुछ सवालात थे जो मेरे जहन में मौजूद थे और मैं सोच रहा था कि आखिर ये कौन औरत है जो इतनी रात में दुल्हन के लिबास में यहाँ पे आके बैठ चुकी है। अब जैसे जैसे मैं उस औरत के करीब बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे लग रहा था जैसे उसके गले में या उसके हाथ में कुछ चमकती हुई चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि शायद उसने कोई जेवर पहन रखे हों या फिर हो सकता है कि उसके हाथ में बहुत ही कीमती किस्म के कड़े मौजूद हों। जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो मुझे कंफर्म हो गया कि बाकायदा एक दुल्हन वहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन उसके चेहरे के आगे नकाब पड़ा हुआ है। अब इतनी रात में, रात के तकरीबन 2 या 3 बजे के टाइम, इस दुल्हन का तैयार होके जेवर पहन के वहाँ पे बैठना, मुझे शुरू में लगा कि शायद ये कोई उल्टा सीधा चक्कर है और ये जो भी औरत है ये सही औरत नहीं है। हो सकता है कि किसी शिकार का या इस तरह के करैक्टर का वेट कर रही हो जो उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। अब जैसे जैसे मैं उस औरत के मज़ीद करीब पहुंचा तो बिलाखिर जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि उस औरत के जो पाँव थे वो बाकायदा उल्टे पाँव थे। उसके पैरों की जो उंगलियां थीं वो पीछे की तरफ मौजूद थीं, जबकि उसकी जो एड़ियां थीं वो आगे की तरफ नज़र आ रही थीं। अब जैसे ही मैंने उस औरत के उल्टे पाँव को देखा तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि कम से कम जो मखलूक मेरे सामने मौजूद है या कोने पे उस बेंच पे बैठी हुई है, ये कम से कम इंसान नहीं हो सकती। मैंने अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से सुन रखा था कि अगर आपको रात में, यानी इतनी रात में, कोई इस तरह की औरत नज़र आए जिसके पाँव उल्टे हों या जिसकी एड़ियाँ पीछे के बजाय आगे की तरफ हों, तो आप समझ लीजिए कि आपका सामना पिछल पैरी से या फिर चुड़ैल से हो चुका है। अब जैसे ही मुझे इस बात का यकीन हुआ तो इससे पहले कि मैं वहाँ से मुड़ता या वहाँ से भागने की कोशिश करता, एकदम से वो पिछल पैरी खड़ी हुई और उसने खड़े होके बराह रास्त मेरी तरफ मुंह किया। हालांकि उसके चेहरे के आगे घूंघट पड़ा हुआ था, लेकिन उस घूंघट के अंदर से भी ऐसा लग रहा था उसका बड़ा भयानक सा या खौफनाक सा चेहरा मुझे बासानी नज़र आ रहा है और इस घूंघट के अंदर बराह रास्त मैं उसकी लाल चमकती हुई आंखों को देख पा रहा था। अल्लाह जानता है
कि मैं जैसे तैसे वहाँ से मुड़ा और जैसे ही मैंने अस्पताल के मेन गेट की तरफ या एंट्रेंस की तरफ भागना शुरू किया तो मुझे बाकायदा उस औरत के हंसने की आवाज़ आना शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बेबसी का या मेरे उसको देख के भागने का मजाक उड़ा रही है। खैर जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके जब मैं वापस रिसेप्शन के पास पहुंचा तो बमुश्किल मेरी 10 या 15 मिनट के अंदर जब सांसें बहाल हुई तो उस रिसेप्शन के पास एक गार्ड बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि यार मैंने पीछे की तरफ इस तरह से एक चुड़ैल को या पिछल पैरी को देखा है, तो तुम मुझे बताओ कि वाकई में उस एरिया में या बैक साइड पे इस तरह की कोई पिछल पैरी या फिर चुड़ैल मौजूद है या ये सरासर मेरा वहम था। यह सुनने के बाद वहाँ का जो भी गार्ड था उसने इस बात का इकरार किया। उसने कहा कि वाकई में इस पीछे के हिस्से में अक्सर बहुत सारे लोगों ने ना सिर्फ उस चुड़ैल या पिछल पैरी को देखा है बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि जब यह अस्पताल मौजूद नहीं था और यहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था उस दौर में भी ये जो हिस्सा था ये ना सिर्फ हॉन्टेड एरिया के तौर पे मशहूर था बल्कि जो भी अतराफ़ की आबादी वाले हैं वो इस हिस्से में या इस तरफ आने से परहेज़ किया करते थे। अब उसकी ये बात सुनने के बाद बजाय इसके कि मेरा थोड़ा सा हौसला बहाल होता और मैं शुक्र अदा करता कि मैं खैरियत से वापस आ गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे देखते ही देखते बुखार होना शुरू हो चुका है। और ऐसा ही हुआ कि तकरीबन अगले 1 हफ्ते तक मैं शदीद बीमार रहा और बजाय इसके कि मैं फुप्पो के पास जाता वहाँ पे रुकता, उल्टा मेरी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि जो मेरे घर वाले थे वो मेरी तबीयत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे।